नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम हिंदी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को यहाँ पे कवर करेंगे। एक सिंगल वीडियो के माध्यम से हम हिंदी में जो आपके विराम चिन्ह हैं उनसे जुड़े हुए सवाल हैं उनको इस वीडियो में देखेंगे। शब्द रचनाओं से संबंधित सवालों को देखेंगे। शब्द उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, प्रयोग के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, जो क्वेश्चन बन चुके हैं पेपर में उनको देखेंगे। उपसर्ग प्रत्ययों से जुड़े हुए जो सवाल है, बेसिक सवाल, उनको कवर करेंगे। पत्र लेखन, संक्षेपण, पल्लवन हो गई, टिप्पण हो गया, सरकारी पत्र, अर्ध सरकारी पत्र, इनसे जुड़े हुए सवालों को भी हम इस वीडियो में कवर करेंगे। इन सभी टॉपिक्स का आपका एक क्विक रिवीजन यहां पर हो जाएगा। टोटल 40 प्रश्न इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे और इन 40 क्वेश्चन के माध्यम से इन सभी टॉपिक्स को आप रिवाइज कर सकते हैं। इससे पहले हमने हिंदी की एक और क्लास कवर करी थी, उसमें पूरी वर्णमाला का रिवीजन किया था। आप उसको प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्हों को किस भाषा से लिया हुआ माना जाता है? तो देखिए, जो विराम चिन्ह होते हैं हिंदी में, कामता प्रसाद गुरु के अनुसार इन विराम चिन्हों को अंग्रेजी भाषा से लिया गया है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इनके अनुसार हिंदी में विराम चिन्हों की संख्या 20 है और इन्हें कहां से लिया गया है? अंग्रेजी भाषा से। ठीक है, नेक्स्ट है, हंसपद विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। देखिए, इसमें केवल आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो थोड़े कॉमन क्वेश्चन नहीं है। जैसे पूर्ण विराम को लेकर के सवाल जो आते हैं वो आप आसानी से कर जाएंगे। प्रश्नवाचक चिन्ह को लेकर जो सवाल आते हैं आप आसानी से कर जाएंगे। तो थोड़े से जो अनकॉमन क्वेश्चन हैं हर टॉपिक के, वो आपको देखने को मिलेंगे, जिससे आपका पूरा टॉपिक और अच्छे से रिवाइज हो सके। हंस पद विराम चिन्ह की बात करते हैं। इस चिन्ह का प्रयोग लिखने में अक्षर छूटने पर संकेत देने के लिए किया जाता है। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। हंसपद विराम चिन्ह जो होता है वो इस तरह का होता है। जब आप कोई वाक्य लिख रहे होते हैं और कुछ चीज छूट जाए तो इस तरह का साइन बना करके उस चीज को ऊपर लिख लिया जाता है। ठीक है, तो लिखने में अक्षर छूटने पर संकेत देने के लिए हंसपद चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ये जो हंसपद चिन्ह होता है इसे त्रुटि बोधक या त्रुटि विराम या विस्मरण चिन्ह के नाम से इसे जाना जाता है। तो सारे नाम इसी चिन्ह के हैं। इस प्रकार का यह चिन्ह होता है। हंसपद किस विराम चिन्ह का एक और नाम है? तो अभी हमने ऊपर देखा जो हंसपद है आपका, ये त्रुटि विराम चिन्ह है। ठीक है, इसका इस्तेमाल जैसा हमने कहा, कुछ अक्षर अगर लिखते हुए छूट गया उसको लिखने में होता है ऐसा साइन बना करके। अगर कुछ गलती भी वहां पर हो जाए तो उसको काट लिया जाता है, ऐसा साइन बनाकर उसे ऊपर लिख लिया जाता है। ठीक है, तो त्रुटियों को भी सही करने में इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, अर्धविराम का चिन्ह कौन सा माना जाता है? यह क्वेश्चन भी कई बार पेपर में आया है। हिंदी में अर्धविराम और उपविराम, इसमें कई बार कंफ्यूजन हो जाता है एग्जाम हॉल में, तो इसको ध्यान रखना। अर्धविराम का जो चिन्ह होता है वो ये होता है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। जो ये होता है ये अल्प विराम का चिन्ह है। ये आपका अर्धविराम का चिन्ह है और ये है जो आपका, इसे हिंदी में उपविराम कहा जाता है। ठीक है, दो उपवाक्य जो होते हैं जिनको और शब्द से नहीं जोड़ा जा सकता, उन शब्दों को, दो उपवाक्यों को अर्धविराम से जोड़ा जाता है। ठीक है, जैसे अगर लिख दिया जाए कल रविवार है और फिर आपका उपविराम आ जाएगा छुट्टी का दिन है, फिर उपविराम आ जाएगा घूमने के लिए चलेंगे। तो जिन शब्दों को और से नहीं जोड़ा जा सकता वहां पर अर्धविराम आपका आता है। ठीक है, इसके अलावा एक और चीज ध्यान रखना, यह क्वेश्चन भी पेपर में आता है। अगर किसी व्यक्ति के पास या कहीं पर दो या दो से ज्यादा उपाधियां लिखी हुई हैं, जैसे लिखा हुआ है एमए, उसके साथ लिखा हुआ है बीएड, तो इन उपाधियों को अलग करने के लिए भी कॉमा के साथ साथ जो अल्प विराम है उसके साथ साथ अर्धविराम का प्रयोग होता है। तो दो उपाधियों को अलग, उनके बीच में, दो उपाधियों के बीच में किस विराम चिन्ह का इस्तेमाल होगा? अर्धविराम का इस्तेमाल होगा। ठीक है, जैसा आप यहां पर देखेंगे, इनमें से किस वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है? तो देखिए, यहां पर दो उपाधियां हैं, दोनों जगह पर आप देखेंगे, दोनों को अलग करने में मैंने कहा आपको अर्धविराम का इस्तेमाल होता है। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। यहां पर आपका ये वाला सही हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, अल्प विराम का प्रयोग इनमें से कहां पर किया जाता है?
अल्प विराम यानी कि कॉमा, इसका इस्तेमाल कहां पर करते हैं? इसका इस्तेमाल वाक्य के मध्य में जहां पर बहुत कम ठहराव हो वहां पर आपके अल्प विराम का इस्तेमाल होता है। तो ये अल्प विराम है, ये आपका अर्ध विराम है और ये आपका उपविराम है। ठीक है, इसके अलावा कॉमा का यानी अल्प विराम का इस्तेमाल कहां पर होता है? जहां पर एक ही प्रकार के कई सारे शब्द आ रहे हों, जैसे एक के बाद एक नाम आ रहे हों, जैसे राम आ गया, श्याम आ गया, तो उनके बीच में कॉमे का इस्तेमाल होगा। ठीक है, जहां पर शब्दों की पुनरावृत्ति भी होती है वहां पर भी कॉमा का इस्तेमाल होता है। वाक्यांशों या जो हमारे उपवाक्य होते हैं उनको मुख्य वाक्य से अलग करने के लिए भी कॉमा का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, पत्रों में संबोधन के बाद भी जब आप किसी पत्र में किसी को संबोधन लिखते हैं, जैसे पूज्य बापूजी आपने लिखा, तो उसके बाद भी आपका अल्प विराम ही आता है। ठीक है, उपविराम का प्रयोग इनमें से किस वाक्य में हुआ है? तो देखिए, उपविराम मैंने आपको कहा उपविराम क्या होता है, ये होता है। तो उपविराम का इस्तेमाल यहां पर हुआ है, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, उपविराम का इस्तेमाल किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में बताने के लिए, किसी कथन को अलग दिखाने के लिए किया जाता है। ठीक है, जैसे यहां पर है कि मिश्रित बंधु 3 है, उसके बाद आपका उपविराम आ गया और फिर उनके बारे में उनके नाम आ गए। ठीक है, अगला है हमारा, दो विपरीत शब्दों के बीच में कौन सा विराम चिन्ह लगता है? तो जो दो विपरीत शब्द होते हैं उनके बीच में भी कौन सा आपका विराम चिन्ह लगेगा? उनके बीच में जैसे हम अपोजिट शब्दों को लिख देते हैं, जैसे माता पिता को लिख दिया हमने, भाई बहन को लिख दिया हमने, हार जीत को लिख दिया, तो आपने देखा होगा इनके बीच में हमेशा एक डैश यहां पर आता है, इसी डैश को बोला जाता है योजक चिन्ह। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस योजक चिन्ह को सामासिक चिन्ह के नाम से भी जाना जाता है, इसका यह नाम भी आपने ध्यान रखना है। ठीक है, दो अपोजिट शब्दों के बीच में भी यह लगता है, जैसे अमीर गरीब के बीच में, दिन रात के बीच में, शुभ अशुभ के बीच में। दो एक जैसे जो शब्द हों उनकी पुनरावृत्ति के बीच में भी यह लगता है, जैसे धन दौलत, वहां पर बीच में लगेगा, दोनों का अर्थ एक जैसा है, समानार्थी शब्द है। कूड़ा कचरा, वहां पर भी बीच में यह लगेगा, इस प्रकार। ठीक है, नेक्स्ट है, महत्वपूर्ण कथन को उद्धृत करने में किन विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है? तो महत्वपूर्ण जो कथन होते हैं उन कथनों को जब हम दिखाते हैं, उनको कोट करते हैं, तो हमारे किस चिन्ह का इस्तेमाल होगा? हमारे उद्धरण चिन्ह का इस्तेमाल होता है। लेकिन कौन से वाले उद्धरण चिन्ह? दोहरा उद्धरण या एकल उद्धरण? एकल उद्धरण भी आपने देखा है और दोहरा उद्धरण भी आपने देखा है। तो जब हम किसी दूसरे व्यक्ति का जो कथन है, किसी ने अगर कोई बात कही है किसी महापुरुष ने, और हम उस बात को कोट करना चाहते हैं, उस बात को सामने लाना चाहते हैं या उस बात पर फोकस करना चाहते हैं, तो हमेशा इस्तेमाल होता है दोहरे उद्धरण चिन्ह का। ठीक है, जैसे हम कहें कि महात्मा गांधी ने कहा, तो महात्मा गांधी ने कहा हमने लिखा, उसके बाद आपका दोहरा एकरण चिन्ह जो उद्धरण चिन्ह है ये शुरू होगा और उसके बीच में उनका कथन लिखा होगा, करो या मरो। तो दोहरा उद्धरण चिन्ह जो होता है किसी कथन को, किसी के कथन को उद्धृत करने के लिए, उसके कथन को कहने के लिए इस्तेमाल होता है। जो एकरहा चिन्ह होता है ये किसी विशेष शब्द पर ज्यादा फोर्स, ज्यादा फोकस करने के लिए किया जाता है। जैसे हम लिख दें कि सचिन बहुत महान खिलाड़ी हैं, तो महान को हम इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, जो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा है यानी एकल उद्धरण चिन्ह है, इसके अंदर यहां पर रखेंगे। ठीक है, तो विशेष बल देने के लिए कुछ शब्दों में उसके लिए एकरहा उद्धरण चिन्ह, और जहां पर किसी दूसरे का वाक्य पूरा का पूरा हमें लिखना हो वहां पर दोहरा। ठीक है, निम्न में से विराम चिन्ह का प्रकार कौन सा नहीं है? तो इनमें से कौन सा है जो एक विराम चिन्ह नहीं है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। उपदेशक नाम का कोई भी विराम चिन्ह आपके पास नहीं होता है। ठीक है, उपविराम होता है, ऊपर हमने देखा ये आपका उपविराम है। लाघव चिन्ह भी होता है, लाघव चिन्ह का जो सिंबल होता है वो ये होता है। ठीक है, जब हम कोई बड़ा नाम होता है या कोई बड़ा शब्द होता है उसे शॉर्ट में लिखते हैं तो उसके पीछे आपका लाघव चिन्ह ही लिखा होता है। जैसे डॉक्टर को आपने देखा होगा इस प्रकार लिख दिया जाता है, तो ये जो चिन्ह लिखा हुआ है, ये चिन्ह आगे लगा हुआ है, यही आपका लाघव चिन्ह है, इसे ही लाघव कहते हैं। देखा होगा आपने विश्वविद्यालय को इस प्रकार लिख लिया जाता है, तो जैसे बड़े शब्दों को हमें छोटे में लिखना हो तो लाघव चिन्ह का इस्तेमाल होता है। ठीक है, निर्देशक की बात करें, निर्देशक यानी कि डैश, जो ऊपर हमने योजक चिन्ह पढ़ा जो एक जैसे शब्दों के बीच में लगता है, योजक चिन्ह आपका यह होता है, डैश इससे थोड़ा सा बड़ा होता है। ठीक है, इसी को कहते हैं निर्देशक चिन्ह। वार्तालाप में, संवाद में नाम के बाद इस चिन्ह का इस्तेमाल होता है। जैसे अगर आपको संवाद लिखना है तो आपने लिख दिया राम, उसके बाद आपने निर्देशक चिन्ह लगाया और फिर उनका संवाद, इस तरह से। ठीक है,
नेक्स्ट है, किसी भाव या शब्द की व्याख्या करने के लिए उस अंश को मूल वाक्य से अलग रखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो किसी भाव या शब्द की व्याख्या करने के लिए उस अंश को मूल वाक्य से अलग रखने के लिए हम कोष्टक का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। यानी सिंपल सी चीज यह है कि अगर हम मान लीजिए कोई शब्द लिखते हैं, कोई वाक्य लिख रहे हैं, उस वाक्य में हमने कोई एक ऐसा शब्द डाला है जिसको हम और ज्यादा व्याख्या उसकी दे सकते हैं, तो जो व्याख्या हम देंगे उसको मेन वाक्य से अलग रखने के लिए कोष्टक में लिखा जाता है। जैसे हम अगर लिखते हैं कि क्रिया के भेद के उदाहरण दीजिए, तो क्रिया के भेद उदाहरण दीजिए, ये पूरा वाक्य हो गया। भेद को हम और ज्यादा पर्टिकुलर करना चाहते हैं तो हम लिख देंगे क्रिया के भेद और ब्रैकेट में लिख देंगे अकर्मक और सकर्मक के उदाहरण दीजिए। तो हमने उस भेद शब्द को और ज्यादा स्पष्ट कर दिया और ब्रैकेट में लिखा हमने अकर्मक सकर्मक को, जो कि मूल वाक्य से अलग यहां पर होगा। वही बात यहां पर बोली गई है। ठीक है, प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए, प्रयोग के आधार पर जो शब्द होते हैं ये केवल दो प्रकार के होते हैं। एक प्रकार होता है विकारी शब्द, एक होता है अविकारी शब्द। ठीक है, तो प्रयोग के आधार पर दो प्रकार होगा, या तो शब्द विकारी होगा। विकारी शब्द यानी जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक इनके आधार पर विकार यानी परिवर्तन आ जाए वो विकारी शब्द, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। ये हमारे विकारी शब्द के भेद हैं, या ये सब हमारे विकारी शब्द हैं। अविकारी शब्द वो होते हैं जिनमें लिंग के आधार पे, वचन के आधार पे, कारक के आधार पे किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं आता। जैसे क्रिया विशेषण है, संबंध बोधक है, समुच्चय बोधक है, विस्मयादि बोधक है, ये हमारे अविकारी शब्द होते हैं। ठीक है, तो प्रयोग के आधार पर शब्द हमारे दो प्रकार के होते हैं। अगर सवाल हो रचना के आधार पर शब्द या बनावट के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो रचना या बनावट के आधार पर शब्द तीन प्रकार के होते हैं। एक होते हैं हमारे रूढ़ शब्द, ऐसे शब्द जिनको और ज्यादा तोड़ा नहीं जा सकता, जिनके खंड नहीं किए जा सकते, उनको कहते हैं रूढ़ शब्द। जैसे हमने एक शब्द लिख दिया कल, आप इसको ज्यादा नहीं तोड़ सकते, सार्थक शब्द है, ये सबसे छोटा सार्थक शब्द है, हमने लिख दिया। जैसे पुस्तक, इसको आप नहीं तोड़ सकते। एक होता है यौगिक शब्द, जो दो या दो से ज्यादा सार्थक शब्दों से मिलकर बना होता है, यानी उसको दो भागों में तोड़ा जा सकता है। जैसे हिमालय, हिम प्लस आल्य दो शब्दों से मिलकर बना है। हिम का मतलब होता है बर्फ और आल्य का मतलब होता है घर, यानी बर्फ का घर। इसी प्रकार विद्यालय, विद्या का घर। ठीक है, तो जिनको हम दो भागों में तोड़ सकते हैं, जो दो सार्थक शब्दों से मिलकर बने हैं, वो हो गए आपके यौगिक शब्द। इसी प्रकार आता है यौगरूढ़ शब्द, जो इसका तीसरा रूप है। ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं, लेकिन जब वो आपस में मिलते हैं तो एक विशेष अर्थ वो प्रकट करते हैं। जैसे दश और आनन, 10 यानी कि संख्या 10 हो गई, आनन यानी कि मुंह। तो जब हम इनको मिला देते हैं तो बनता है दशानन, जो किसको इंगित कर रहा है? रावण को इंगित कर रहा है। ठीक है, जैसे एक शब्द है आपका, पेपर में पूछा भी गया था, पंकज। जो पंकज शब्द है, इसमें भी दो शब्द यहां पर जुड़े हुए हैं, एक जुड़ा हुआ है पंक और एक जुड़ा हुआ है ज। पंक का मतलब होता है कीचड़ और ज का मतलब यानी कि जन्मा, तो कीचड़ में जन्मा। और पंकज शब्द जो है वो किसको इंगित करता है? कमल को इंगित करता है, कीचड़ में जन्मा यानी कि कमल का फूल। ठीक है, पंकज शब्द भी क्या हो गया आपका? एक यौगरूढ़ शब्द है। पेपर में आया था कि इनमें से यौगरूढ़ शब्द कौन सा है, तो वो आपका पंकज है। तो रूढ़ शब्द मैंने आपको कहा जो टूट नहीं सकता, यौगिक टूट सकता है, और यौगरूढ़ यौगिक ही शब्द है लेकिन इंगित वो किसी तीसरे को करता है। ठीक है, यह है आपके रचना के आधार पे। अगर कहेगा उत्पत्ति के आधार पे या स्रोत के आधार पे शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो 5 प्रकार के होते हैं, जिसमें आपका तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेशज है और संकर है। ठीक है, संकर शब्द ऐसे जो दो भाषाओं से मिलकर बने होते हैं, उनको कहते हैं संकर शब्द। ठीक है, निम्न शब्दों से यौगिक शब्द की पहचान कीजिए। तो ये क्वेश्चन पेपर में आ गया था, इनमें से यौगिक शब्द आपने बताना है। ठीक है, मुरलीधर, अब आप देखते ही बताएंगे, मुरली और धर दो शब्दों से मिलकर बना है, तो यौगिक तो है, लेकिन क्या ये तीसरे को इंगित कर रहा है? बिल्कुल, यह भगवान श्री कृष्ण को इंगित करता है, तो ये आपका यौगरूढ़ है। पंकज हमने ऊपर देख ही लिया, ये आपका यौगरूढ़ है। पुस्तक, इसको तोड़ नहीं सकते, तो ये रूढ़ शब्द हो गया।
परम औषधि, परम और औषधि से मिलकर बना है, किसी तीसरे को इंगित करता नहीं, तो ये आपका क्या हो गया, यौगिक शब्द हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है उपसर्ग को कहते हैं। तो उपसर्ग जो होता है शब्दों में आगे लगता है, इसको कहते क्या है, तो उपसर्ग जो होता है ये शब्दांश होता है। ठीक है, शब्द नहीं होता है, शब्द का अंश होता है। ठीक है, इसको आपने ध्यान रखना है। जैसे आपने देखे होंगे बे नाम के, जैसे बेदम होता है, बेअदबी होता है, ये सारे बे उपसर्ग से मिलकर बने हैं। तो बे कोई अपने में शब्द नहीं है, बे क्या है, एक शब्द का अंश है। ठीक है, तो उपसर्ग हो गए, प्रत्यय हो गए, क्या होते हैं, ये शब्दांश होते हैं। ठीक है, जो शब्दों के आगे उपसर्ग है तो आगे लगेगा, प्रत्यय है तो पीछे लगेगा, और शब्दों के अर्थ को बदल देते हैं। नेक्स्ट है प्रति उपसर्ग किस भाषा से आया है। कुछ ऐसे उपसर्ग हैं जो कई बार पेपर में पूछ लिए जाते हैं। जो प्रति उपसर्ग है हमारा कई सारे शब्दों में जुड़ा होता है, जैसे प्रत्येक में भी यही वाला प्रति शब्द जुड़ा हुआ है। ये जो प्रति उपसर्ग है ये संस्कृत भाषा से आया है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। संस्कृत भाषा के उपसर्गों की जो संख्या है वो टोटल आपके 22 है, जिसमें प्रति है, इसके अलावा दुर है, सम है, अति है, अति भी आपका संस्कृत का है। ठीक है, ये कुछ प्रमुख हैं। संग्राम में कौन सा उपसर्ग होता है। तो देखिए संग्राम में इस प्रकार के जो शब्द होते हैं, जैसे संग्राम हो गया, इसका संगोष्ठी हो गया, आपका संरक्षण हो गया, संस्कार हो गया, संहार हो गया, इन सब में किस प्रकार का उपसर्ग होता है, कौन सा उपसर्ग होता है, ये होता है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, दुकाल में कैसा उपसर्ग है। जो दुकाल है, पहली चीज आपको उपसर्ग और प्रत्यय पहचानना आना चाहिए। कई बार हमने इसके ऊपर वीडियो में बात करी है। उपसर्गों को अगर पहचानना है, उपसर्ग आपको पता होता है आगे लगता है, तो आप आगे वाले हिस्से को अलग करके देखिए। अलग करने के बाद अगर जो पीछे बचता है उसका कोई सार्थक अर्थ हो तो समझ लीजिए जो आपने अलग किया है वो उपसर्ग है। अगर सार्थक अर्थ ना निकले यानी कि आपको फिर थोड़ा सा चेंज वहां पर करना होगा। जैसे अगर हम इस शब्द को देखें, मान लीजिए मैं इसमें से आगे का जो ये शब्द है दू का, इसको अलग कर दूं, पीछे केवल ल बचेगा, इसका कोई सार्थक अर्थ है नहीं, तो इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे। अब मैं केवल इस दू को अलग करूंगा तो काल बचेगा। काल का अपना अर्थ होता है, समय के लिए भी इस्तेमाल होता है, मौत के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो दू जो हमने हटाया है वो क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा। सवाल यह है कि जो दू है ये किस भाषा का है, तो ये हिंदी का उपसर्ग है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। हिंदी के उपसर्गों की संख्या कुल 10 है, जिसमें अ या अन है, जैसे अगम्य हो गया, अधर्म हो गया, असाध्य हो गया, अनभिज्ञ हो गया, इसमें जो लगा हुआ है अ और अन ये हिंदी के हैं। अद हो गया, कु हो गया, सब आपके किसके हैं, हिंदी के हैं। ठीक है, तेलुगु शब्द की उत्पत्ति निम्नलिखित किस शब्द से हुई है। इस प्रकार के सवाल भी बन जाते हैं। जो तेलुगु शब्द है आपका, यह सबसे पहले हमें ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है। तेलुगु जो शब्द है मूल रूप से संस्कृत में एक शब्द है जिसका नाम है त्रिलिंग, इसी से निकला है ऐसा माना गया है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्रिया अथवा धातु के अंत में प्रत्यय प्रयुक्त होकर जो शब्द बनता है उसे क्या कहते हैं। देखिए क्रिया और धातु के अंत में जब प्रत्यय जुड़ता है तो उसको क्या कहा जाता है, उस प्रत्यय को कहते हैं कृदंत प्रत्यय। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। प्रत्यय क्या होते हैं, प्रत्यय भी शब्द अंश होते हैं जो शब्दों के आखिर में जुड़ते हैं और उनके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं, उनको हम प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, प्रत्यय आपके दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं हमारे पास कृत प्रत्यय और एक होते हैं हमारे पास तद्धित प्रत्यय। जो कृत प्रत्यय होते हैं ये जुड़ते हैं आपके क्रिया के साथ। ठीक है, और इनसे जो प्रत्यय बनते हैं उनको कहते हैं कृदंत, इनसे जो शब्द बनते हैं उनको कहते हैं कृदंत। ठीक है, तो कृत प्रत्यय क्रिया के साथ मिलते हैं और कृदंत शब्दों को बनाते हैं। जो तद्धित प्रत्यय होते हैं हमारे, तद्धित प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण इनके साथ लगते हैं और तब बनता है हमारा तद्धित शब्द। ठीक है, तो आपने इसको ध्यान रखना है कि कृदंत प्रत्यय कैसे बनते हैं, जब प्रत्ययों को क्रिया के साथ जोड़ा जाए तब बनेगा कृदंत, और जब उसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के साथ जोड़े क्रिया के अलावा तब होता है तद्धित। ठीक है, अगले क्वेश्चन से आपका और अच्छा क्लियर हो जाएगा। देखिए, निम्न में से किस प्रकार के शब्द से तद्धितांत शब्द की रचना नहीं होती है।
तो तद्धितांत यानी तद्धित कृत्य की बात कर रहा है। तद्धित किससे बनता है? जब प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम या विशेषण में जुड़े। तो संज्ञा सर्वनाम विशेषण में जुड़ेगा तो तद्धित बनेगा, क्रिया के साथ जुड़ने से कृदंत बनता है। ठीक है, नेक्स्ट है, पत्र जिस व्यक्ति को लिखा जाता है उसे क्या कहते हैं? तो देखिए, पत्र जिस व्यक्ति को लिखते हैं उस व्यक्ति को प्रेषिती कहा जाता है, जिसको पत्र भेजा जाता है। पत्र भेजने वाले को प्रेषक कहते हैं। तो कंफ्यूजन नहीं करना है, जिसको लिखा गया है वो प्रेषिती, यानी अगर मैंने आपको कोई पत्र लिखा है तो मैं यहां पर प्रेषक हो गया और आप हो गए प्रेषिती। ठीक है, औपचारिक पत्र में इनमें से कौन सा विकल्प नहीं होता है? देखिए, जो औपचारिक पत्र होते हैं, फॉर्मल लेटर्स हमारे होते हैं, ऑफिशियल लेटर्स होते हैं, इनमें किसी भी प्रकार का अभिवादन नहीं होता है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। औपचारिक पत्र बेसिकली उनको लिखे जाते हैं जिनके साथ हमारा कोई निजी संबंध नहीं होता है या कोई फैमिली रिलेशन नहीं होता है। ठीक है, जैसे स्कूल में स्टूडेंट टीचर्स को या प्रिंसिपल को पत्र लिखते हैं, हम किसी प्रशासनिक अधिकारी को पत्र लिखते हैं, संपादक को पत्र लिखते हैं, कोई आवेदन पत्र लिखते हैं, वो सब आपके ऑफिशियल लेटर्स में ही आते हैं। उसमें विषय होता है, पता होता है, दिनांक होता है, लेकिन उसमें अभिवादन नहीं होता है। ठीक है, इसी का उल्टे जो पत्र होते हैं उनको अनौपचारिक पत्र कहते हैं। अनौपचारिक पत्रों में एक चीज को ध्यान रखना, अनौपचारिक पत्रों में विषय नहीं होता है। अनौपचारिक पत्र उनको लिखे जाते हैं जिनके साथ हमारे निजी रिलेशंस हैं, जैसे माता पिता को लिखे जाएंगे, परिवार के लोगों को और लोगों को लिखे जाएंगे, दोस्तों को लिखे जाएंगे, इस प्रकार। ठीक है, तो उन पत्रों में विषय नहीं होता, अभिवादन होता है, विषय नहीं होता। नेक्स्ट है, अर्धशासकीय पत्र के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो जो अर्धशासकीय पत्र होते हैं, अभी हम आगे बात करेंगे शासकीय पत्र के बारे में, अर्धशासकीय पत्रों के बारे में। अर्धशासकीय पत्र क्या होते हैं? अर्धशासकीय पत्र वे होते हैं जब एक अधिकारी किसी दूसरे अधिकारी को निजी तौर पर कोई पत्र लिखता है, उसे कहा जाता है अर्ध सरकारी या अर्धशासकीय पत्र। ठीक है, इस प्रकार के पत्रों से संबंधित 4 कथन हैं, चलिए देखते हैं। इसका स्वरूप व्यक्तिगत पत्र के समान रहता है, तो यह आपका बिल्कुल सही है। जो अर्धशासकीय पत्र होते हैं व्यक्तिगत तौर पर एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को लिखता है। ठीक है, यह पत्र अन्य पुरुष यानी प्रथम पुरुष में लिखा जाता है, यह आपका गलत हो जाएगा। जो अर्धशासकीय पत्र होते हैं ये आपके अन्य पुरुष में नहीं, ये आपके उत्तम पुरुष में लिखे जाते हैं। ठीक है, यानी जो बोलने वाला होता है उसमें ये लिखे जाते हैं। जो सरकारी पत्र होते हैं वो अन्य पुरुष शैली में लिखे जाते हैं। अर्ध सरकारी पत्र उत्तम या मध्यम पुरुष शैली में लिखे जाते हैं। उत्तम पुरुष में यानी कि जैसे मैं, हम, हमारा। मध्यम पुरुष में जैसे तुम, तुम्हें, तुम्हारा, इस प्रकार से। ठीक है, अन्य पुरुष की शैली में ये पत्र नहीं लिखे जाते। तो यह वाला कथन आपका गलत है, यही आपने बताना था। औपचारिक शब्दों से आरंभ करने की आवश्यकता नहीं होती, यह भी आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि निजी तौर पर लिखा जाता है तो औपचारिक शब्दों की आवश्यकता नहीं होती। प्रायः समान स्तर के अधिकारी के साथ ऐसा पत्र व्यवहार होता है, यह भी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, अधिसूचना किसमें प्रकाशित होती है? तो देखिए, अधिसूचना यानी नोटिफिकेशन, इसको किसमें प्रकाशित किया जाता है? इसे सरकारी गजट में ही प्रकाशित किया जाता है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अधिसूचना के अंतर्गत जब किसी अधिकारी की नियुक्ति या उसके प्रमोशन या उसके अवकाश स्वीकृति की जानकारी या उसके ट्रांसफर की जानकारी हमें देनी हो तो सरकारी गजट में अधिसूचना उसकी दी जाती है, नोटिफिकेशन उसका जारी होता है। ठीक है, जो अधिसूचना होती है इसे राष्ट्रपति या राज्यपाल के द्वारा जारी किया जाता है और ज्यादातर ये किसमें प्रकाशित होता है? सरकारी गजट में। नेक्स्ट है, किसी राजपत्रित अधिकारी की नियुक्ति, पदोन्नति, अवकाश स्वीकृति और उनके स्थानांतरण की सूचना को राजपत्र में प्रकाशित करने के लिए किस पत्र का प्रयोग किया जाता है? अधिसूचना का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। अधिसूचना के संबंध में कौन सा कथन गलत है? चलिए देखते हैं यहां पर कौन सा कथन है हमारा अधिसूचना के बारे में वो गलत है। पहला, इनमें प्रेषक का उल्लेख होता है, पहला ही हमारा गलत हो जाएगा। प्रेषक यानी कि जो भेजने वाला, उसका उल्लेख नहीं होता, उसका नाम नहीं होता, हालांकि उसके हस्ताक्षर यहां पर होते हैं और उसका पद यहां पर लिखा होता है कि वो किस पद पर है। ठीक है, इसे विज्ञप्ति भी कहते हैं, यह भी सही है। सामान्यतः यह गजट में प्रकाशित होता है, सही है। यह राष्ट्रपति और राज्यपाल की ओर से जारी की गई मानी जाती है, यह भी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, जब कोई सरकारी पत्र
ज्ञापन या कार्यालय ज्ञापन एक साथ अनेक प्रेषितियों को भेजा जाए उसे क्या कहते हैं? प्रेषिति यानी कि पत्रों को प्राप्त करने वाला। तो जब हम कोई सरकारी पत्र ज्ञापन या कार्यालय ज्ञापन एक साथ कई सारे लोगों को भेजते हैं उसको कहा जाता है परिपत्र, इंग्लिश में जिसे सर्कुलर कहा जाता है। ठीक है, तो जब कोई सरकारी पत्र हो गया या ज्ञापन हो गया या कोई कार्यालय ज्ञापन हो गया, हमें कई सारी राज्य सरकारों को एक साथ भेजना हो, जैसे कई सारे विभागों को एक साथ भेजना हो, उसी को कहते हैं परिपत्र यानी कि सर्कुलर। ठीक है, पेपर में सवाल भी आया था कि यदि सभी राज्य सरकारों को एक ही पत्र भेजा गया हो उसे क्या कहेंगे? उसे परिपत्र कहते हैं। ठीक है, या कोई पत्र सभी संबंधित कार्यालयों को भेजा गया हो उसे क्या कहेंगे? उसे भी परिपत्र कहते हैं। ठीक है, परिपत्र किस श्रेणी में आता है? जो सर्कुलर है हमारा, ये किस प्रकार का पत्र है? देखिए, पत्र के आकार और पत्र के विषय वस्तु के आधार पर जो हमारे पत्र होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है व्यवसायिक पत्र, एक होता है सामाजिक या व्यक्तिगत पत्र और एक होता है कार्यालय या सरकारी पत्र। सरकारी जो पत्र होते हैं, सरकारी पत्रों में आपके कौन कौन से आते हैं? आपका कार्यालय ज्ञापन आता है जिसे ऑफिशियल मेमोरेंडम कहते हैं। आपके जो सरकारी पत्र होते हैं उसमें अधिसूचना हो गई, परिपत्र हो गए, वो सारे आपके किस में आ जाते हैं? सरकारी पत्रों में आते हैं। तो परिपत्र किस श्रेणी में आ जाएगा? ये आपका कार्यालय पत्र है। सरकारी पत्रों को कार्यालय पत्र भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है शासकीय पत्र के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? शासकीय पत्र यानी कि सरकारी पत्र। सरकारी पत्र के बारे में 4 कथन है, चलिए देखते हैं। पत्र संख्या के ऊपर तिथि लिखी होती है, पहला ही कथन आपका गलत यहां पर हो जाएगा। ठीक है, देखिए, जो सरकारी पत्र होता है या शासकीय पत्र होता है जिसे कार्यालय पत्र भी कहते हैं, इसमें पत्र के सबसे ऊपर बाईं तरफ यानी उल्टे हाथ की तरफ पत्र की संख्या यहां पर लिखी होती है। पत्र की संख्या के बाद जो पत्र भेजने वाला होता है उसका नाम, उसके कार्यालय का नाम दाईं ओर लिखा जाता है। इसके बाद आपका बाईं ओर सेवा में लिखा जाएगा और फिर प्रेषिती यानी जो प्राप्त करने वाला है उसका नाम, उसके पद का नाम, वो सारी चीजें वहां पर लिखी जाएंगी। उन सबको लिखने के बाद दाईं ओर यहां पर आपका प्रेषक का स्थान और दिनांक आती है। तो दिनांक आपके यहां पर आएगी। पत्र संख्या सबसे ऊपर है, उसके ऊपर कुछ भी नहीं होता है। ऑप्शन ए हमारा गलत है। संबोधन महोदय बाईं ओर लिखा जाता है, यह आपका बिल्कुल सही है। इस तिथि के बाद यहीं पर बाईं ओर से आपका संबोधन लिखना शुरू हो जाता है। ठीक है, पत्र के सबसे ऊपर पत्र संख्या लिखते हैं, यह कथन आपका बिल्कुल सही है। पत्र के बाईं ओर सेवा में लिखते हैं, यह भी आपका सही है। तो कई बार फॉर्मेट को लेकर के भी सवाल बन जाता है। नेक्स्ट है अर्ध सरकारी पत्र के प्रारूप में प्रेषक का नाम और पदनाम कहां पे होता है? तो सरकारी का तो हमने ऊपर देख लिया कि पत्र संख्या के नीचे होता है और बाईं ओर होता है। अर्ध सरकारी पत्र में जो ये नाम है ये भी आपके बाईं ओर शीर्ष पर ही होता है। ठीक है, इसमें प्रेषक का नाम, पदनाम ऊपर बाईं ओर होता है, प्रेषिती का नाम नीचे बाईं ओर लिखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कार्यालय आदेश में अधिकारी का हस्ताक्षर किस स्थान पर आएगा? तो जो कार्यालय हमारे आदेश होते हैं, ऑफिस ऑर्डर्स हमारे जो होते हैं, उनमें जो हस्ताक्षर करता है अधिकारी वो नीचे दाईं ओर करता है। आपने किसी भी पत्र में देखा होगा, यहां से ऐसे शुरू होता है, पूरा पत्र लिखा होता है और नीचे दाईं ओर उस पर हस्ताक्षर होते हैं। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत नियुक्ति, छुट्टियों की स्वीकृति, पद वृद्धि आदि की सूचनाएं दी जाती हैं? तो किस में दी जाती है? ये दी जाती है आपके कार्यालय आदेश में। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है संक्षेपण मूल पाठ से कितने कम शब्दों में लिखना चाहिए? प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। संक्षेपण जो होता है यानी अगर आपके पास कोई बड़ा सा पैराग्राफ है और उसको आपको छोटा करना है तो उसका संक्षेपण आपको लिखना होगा। संक्षेपण होता है 1/3, यानी इसका 1/3 आप लिख लीजिए, वही आपका संक्षेपण कहलाएगा। तो संक्षेपण मूल पाठ में कितने कम शब्दों में लिखना चाहिए? 1/3 शब्दों में लिखना चाहिए। ठीक है, पल्लवन के लिए कौन सी शैली अपनाई जाती है? देखिए, संक्षेपण जो होता है, संक्षेपण का मतलब हो गया एक बड़े से पैराग्राफ को छोटे शब्दों में या कम शब्दों में लिखना। पल्लवन इसका बिल्कुल उल्टा होता है। पल्लवन का मतलब है कि आपके पास कोई, मान लीजिए 1 लाइन है, इसकी आपने 3 लाइनें लिखनी है, यानी इसका विस्तार करना है। ठीक है, पल्लवन के लिए जो शैली अपनाई जाती है उसे व्यास शैली कहा जाता है। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। संक्षेपण का मतलब होता है संक्षिप्तीकरण करना, छोटा करना। पल्लवन का मतलब होता है वृद्धिकरण, विस्तारण करना, विस्तार करना। ठीक है,
नेक्स्ट है, यदि पूर्व पत्र के संदर्भ को दोबारा उद्धृत करते हुए पुनः उसी सूचना को दोहराया जाता है तो यह किस विकल्प में आएगा? यानी आपने कोई पहला पत्र लिखा हुआ था, उसका कोई जवाब आया नहीं, तो उसके ओर ध्यान दिलाने के लिए आपने एक और पत्र लिखा जिसमें वही इंफॉर्मेशन दी गई है। इस प्रकार के पत्र को अनुस्मारक पत्र कहते हैं, रिमाइंडर कहते हैं। ऑप्शन बी सही आंसर है। टिप्पण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो टिप्पण का मुख्य उद्देश्य होता है मामलों को नियम अनुसार निपटाना। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। टिप्पण का सामान्य अर्थ क्या होता है? टिप्पण का जो अर्थ होता है वो होता है सहमति या सम्मति, एग्री या एडवाइस। ठीक है। टिप्पण के प्रकार एक बार आपसे पेपर में पूछे गए थे, तो टिप्पण के प्रकार जो हिंदी की परीक्षा वाणी है उसमें दिए गए हैं। 3 प्रकार के टिप्पण होते हैं, सूक्ष्म टिप्पण, संपूर्ण टिप्पण, अनुभागीय टिप्पण। एक पेपर में आया था, किसी भी विचाराधीन पत्र अथवा प्रकरण को निपटाने के लिए उस पर राय अथवा आदेश या निर्देश जो दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे ही टिप्पण कहते हैं। समाचार लेखन की सबसे प्रचलित, प्रभावी और लोकप्रिय शैली कौन सी है? तो देखिए, समाचार लेखन की सबसे प्रचलित जो लोकप्रिय शैली है वो है उल्टा पिरामिड शैली। जो समाचार होते हैं हमारे वो उल्टा पिरामिड शैली में ही लिखे जाते हैं। उल्टा पिरामिड शैली में बेसिकली जो मेन बात होती है वो सबसे ऊपर लिख दी जाती है और उसके बाद पूरी खबर विस्तार से होती है। ठीक है। अगला, एंकर बाइट किसे कहते हैं? यह भी पेपर में आया था, उत्तराखंड में ही यह पूछा गया था। एंकर बाइट एंकर के द्वारा किसी समाचार की पुष्टि के लिए वीडियो या कथन दिखाने को कहते हैं। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। किसी मुद्दे पर लेख लिखने में उस ताजी घटना का उल्लेख करना जिसके कारण वह मुद्दा चर्चा में आया है क्या कहलाता है? तो देखिए, किसी मुद्दे पर अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं और जिस वजह से वो मुद्दा चर्चा में आया है उसको लिखना, उस घटना का उल्लेख करना, इसे न्यूज पेग कहते हैं। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। मान लीजिए आप भ्रष्टाचार के ऊपर कोई लेख लिख रहे हैं और उसी समय समाज में कोई ऐसी बड़ी घटना हुई हो जिसके बाद भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा बन गया हो, तो जब आप अपने भ्रष्टाचार का लेख लिखेंगे उसमें उस घटना का भी उल्लेख करेंगे, उसी को कहते हैं न्यूज पेग। ठीक है। इसके अलावा एक और चीज पूछ ली जाती है, जैसे हमने अभी ऊपर देखा एंकर बाइट। एक पेपर में पूछा गया था ड्राई एंकर क्या होता है? ड्राई एंकर का मतलब है वह एंकर जो समाचार के चित्र नहीं आने तक दर्शकों को जो उसके रिपोर्टर ने जानकारी दी है वही बताता है, उसी को कहते हैं ड्राई एंकर। यानी कोई फोटो वीडियो वो शो नहीं करता, केवल जो जानकारी उसको मिली है वहां से वो ऐसे ही वो बता देता है। ठीक है, बिना फोटो और वीडियोस दिखाए। इसी प्रकार आता है एडवोकेसी पत्रकारिता क्या होती है? एडवोकेसी पत्रकारिता का मतलब होता है किसी विचारधारा या किसी खास मुद्दे को काफी उठाना, उसी को कहते हैं एडवोकेसी पत्रकारिता। जैसे एक आता है पीठ पत्रकारिता। पीठ पत्रकारिता क्या होती है? सनसनीखेज खबरों को पीठ पत्रकारिता कहते हैं। ठीक है। यानी टीआरपी बढ़ाने के लिए कोई भी खबर चला दी जाए बिना उसको वेरीफाई किए हुए, वो किस प्रकार की पत्रकारिता कहलाएगी? पीठ पत्रकारिता कहलाएगी। तो इनको आपने ध्यान रखना है। प्रारूप लेखन का अर्थ क्या होता है? तो देखिए, प्रारूप लेखन, प्रारूप यानी जिसको हम इंग्लिश में ड्राफ्टिंग कहते हैं, इसका मतलब क्या होता है? ड्राफ्टिंग यानी मसौदा, प्रारूप यानी कि मसौदा। तो प्रारूप लेखन का अर्थ होता है पत्र का कच्चा रूप तैयार करना। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। जब किसी पत्र को अंतिम रूप देने से पहले जो कच्चा मसौदा तैयार किया जाता है उसी को कहते हैं प्रारूप लेखन। ठीक है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने हिंदी के इन कुछ इंपॉर्टेंट सवालों को यहां पर देखा। कोशिश करी इनको रिवाइज करने की ताकि आपके एग्जाम से पहले जो 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, विराम चिन्ह वाला टॉपिक, शब्द रचना वाला, उपसर्ग वाला और आपका पत्र लेखन वाला, उसका एक क्विक रिवीजन आप कर पाएं, उसकी कोशिश हमने इस वीडियो में करी। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।